अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इस मुल्क में हर रोज़ एक नया तूफ़ान, एक नया ड्रामा आजकल हो रहा है और आप यकीन करें कि पहले तो परेशानी होती थी, हैरानी होती थी और अब कभी कभी तो हंसी आने लग गई है कि हम किस माशरे में ज़िंदा हैं और क्या फिल्मी और ड्रामेबाजी किस्म की चीज़ें यहाँ पर हर रोज़ चल रही हैं कि इंसान दंग ही रह जाता है कि स्टेट के लेवल के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आज जो मामलात हैं बड़े अहम हैं। एक तो जनाब जजेस का जो ख़त लिखने का मामला था और जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्हें किस तरह से हरासा किया जा रहा है, दबाव का सामना है, धमकियां दी गई हैं, उनके अहल खाना को किस तरह से अगवा किया गया है और उनके ऊपर मनपसंद फैसले लेने के लिए क्या दबाव हैं, ये सब वो बता रहे थे। और इतने में आज एक और बम फट गया है और वो ये कि मज़ीद ख़त मौसूल हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और ये ख़त भी धमकी आमेज़ ख़त हैं जिसमें बाकायदा कुछ तस्वीर भी हैं और कुछ एक अजीबो गरीब किस्म का मटीरियल भी उन्हें पहुंचाया गया। ये सब क्या है, तफसील आपको बताती हूँ। आज साइफर केस की समाअत का अहवाल भी थोड़ा जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे जनाब सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुआ है केपी में, इसकी क्या वजूहात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सनम जावेद और आलिया हमजा का जुडिशल रिमांड नहीं दिया गया बल्कि जिस्मानी रिमांड दिया गया है, क्यों, इसके सामने भी इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और कुछ अहम मामलात हैं जनाब इस बात से भी जुड़े कि सहाफ़ियों के साथ अब मज़ीद क्या होने वाला है। और इस सिलसिले में आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़े ख़तरनाक किस्म के रिमार्क्स भी दिए हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। बड़े बरहम हुए हैं आज वो मीडिया के ऊपर और ऐसे दौर में कि जब मीडिया के ऊपर ऑलरेडी बड़े किस्म के दबाव हैं, बड़ी किस्म की पाबंदियां हैं और बड़े किस्म के ख़तरात मंडला रहे हैं। इसी हवाले से जुड़ी इमरान रियाज से मुतालिक भी खबर है आपके साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा जजेस के इशू के हवाले से बात कर लेते हैं। आज साइफर केस की समाअत हो रही थी। इमरान खान साहब के केस की जो उन्हें सज़ा हुई है उसके ऊपर अपीलों की समाअत हो रही थी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, दो रुकनी बेंच है जो इमरान खान साहब की अपीलें सुन रहा है। तो आज साइफर केस की समाअत के दौरान खुद आमिर फारूक साहब ने जजेस जो हैं ये बैठे हुए उनकी तरफ से ये बात हुई और उन्होंने बताया इमरान खान साहब के वकला को, यानी अदालत में ओपन कोर्ट में उन्होंने ये डिस्कस किया कि जजेस को धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं। कैन यू इमेजिन, बाकायदा धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं और इनके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर कौन सी है? बड़ी मशहूर सी तस्वीर है जो अगर आप कहीं पे भी ख़तरे का निशान बनाना होता है तो ये तस्वीर बना देते हैं, जिसमें एक खोपड़ी हुआ करती है और उसके नीचे दो क्रॉस बोन्स होती हैं, हड्डियां दो बनी होती हैं, ऊपर खोपड़ी बनी होती है। तो आमतौर पर जब कोई टेरर फैलाना हो, ख़तरे का निशान बनाना हो, मौत की कोई धमकी देनी हो तो आमतौर पर लोग इस किस्म की जो तस्वीर है वो यूज़ करते हैं। ये जो निशान है इसको भेजा जाता है। तो जजेस को जो ख़त भेजा गया उसके अंदर ये निशान बना हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्क्लोज़ किया कि एक पाउडर उनको साथ भेजा गया और ये जो पाउडर है अच्छी खासी मिकदार में है और ये जो पाउडर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो एंथ्रेक्स होता है शायद। और ये जो पाउडर है ये बेसिकली एक जहरीला मवाद है और आमतौर पर ये फौरी इंसान की मौत का बाइस नहीं बनता बल्कि ये आपके जो मुख्तलिफ कीमती आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं इंटरनल, उनको जाके ये डैमेज करता है और फिर आपकी मौत का बाइस बन सकता है। तो जजेस हजरात को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस हजरात को खतूत आए हैं। उन खतूत को जब खोला गया तो उनके अंदर ये निशान बने हुए हैं और इसके साथ साथ ये पाउडर उन्हें भेजा गया, यानी कि ये सीधी सीधी उन्हें एक तरह से मौत की धमकी दी गई है। अब ये अपने आप में किस कदर तशवीशनाक बात है। और ये अब सारा जो मामला है इसको एक तो ये बहुत ड्रामेटाइज हो गया है, यानी ये तो हम फिल्मों में देखा करते थे कोई कि भाई इस तरह लोगों को भेजे जाएं, जासूसी फिल्मों में या जासूसी नॉवलों में हम इस तरह की बातें पढ़ते थे, लेकिन ये तो कोई अजीब ही सीन हो गया कि हमारे मुल्क में ये सच में हो रहा है। और ये कोई आम बंदे के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये ख़त भेजे गए। इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका पहलू ये है कि वाक़तन मज़ीद धमकी दी गई है, जिन्होंने पहले भी धमकियां दी हैं उनकी तरफ से, और डराया गया कि भाई अगर आप इस मामले को लेकर के पीछे नहीं हटे तो फिर आपको हम सीधा सीधा मौत के घाट उतार देंगे। तो एक तो इसकी बड़ी सीधी और वाज़े वजह ये समझ में आती है कि जहाँ पे पहले धमकियों और धमकाने का सिलसिला जारी था वहीं से ये तसलसल है। लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू भी हो सकता है।
इसके ऊपर भी गौर करने की बात है। वो ये कि ये भी मुमकिन है एन के असल जो वहाँ से दबाव था एजेंसियों की तरफ से और जो जजेस की शिकायत है उसकी तरफ से मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये एक जाली किस्म की पूरी गेम जो है बनाई गई है। जानबूझ के कोई नया इसमें एलिमेंट डाला गया है कि जो इस तरह से जजेस को ये भेजे और सारी जो तफ्तीश का रुख है वो इस तरफ मुड़ जाए और जो असल मुद्दा है वो उस तरफ शायद बात ना जाए, या इसकी जो एक अगर ये इस तरफ मामला जाएं तो कोई भी आम किसी को भी यूँ समझ लें कि कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए किसी और की तरफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यानी कि जो असल मुद्दा था पहले उसको उस तरफ जाने की बजाय कुछ लोगों को बचाने के लिए किसी और तरफ जानबूझकर ही धमकियाँ किसी और तरफ से दिलवाई जा रही हों ताकि लगे ये कि जी वो भी जो सारा पहले काम था वो भी इन लोगों ने किया जिन्होंने अब ये भेजा है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसका फ़िलहाल मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है वैसे, लेकिन मैं मुख्तलिफ उससे बात करूँ कि आम तौर पे ये तरीकाकार होता नहीं है कि इस तरह आप भोंडे तरीके से जो है ये अब लेटर्स भेजें और उसके अंदर ये सफूफ डाल के भेज दें। इतना भोंडापन मैं एक्सपेक्ट नहीं करती खुफिया एजेंसियों से कि वो इस तरीके से अब जो है वो धमकियाँ देने पे उतर आएँ। तो मुझे समहाउ और दादर ये लग रहा है कि ये कोई और डाइवर्जन के लिए कोई शायद काम हो सकता है, पता नहीं। लेकिन बहरहाल अगेन जब ये मामला अब 7 रुकनी बेंच में आएगा तो फिर उसमें इस पे भी बात होगी और ज़ाहिर उस पर भी बात होगी, तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ डॉट्स कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये बहरहाल जी आज बड़ी तहलका खेज़ खबर है, बड़ी धमाका खेज़ खबर है और ये हमने कभी नहीं हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ देखी जो आज हुई है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो ये जजेस के खतूत का मामला है इसके ऊपर इमरान खान साहब की भी थोड़ी सी बात आज सामने आई है। उन्होंने भी ये कहा है कि इसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर जब इस पर बात हुई सवाल में कि जी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को भी इसी तरह से दबाव का सामना, तो उन्होंने कहा भले वहाँ से शुरू कर लें, भले उससे भी पीछे से शुरू कर लें, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। तो उन्होंने पूरा गो एड दिया है कि जी जैसे मर्जी आप करें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। तो बहरहाल जी ये तो हुआ मामला कि जजेस के साथ ये क्या हुआ, जिसके बाद एक सरासीमगी सी फैली हुई है और काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के मामला जो हैं वो डिस्कशन में आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए साइफर केस में बहरहाल आज जो सारा दिन जो समाअत हुई है उसमें ख़ास तौर पर जो आज़म खान साहब की गुमशुदगी है उसको लेकर के बात हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के साबिक जो अचानक लापता हो गए थे फिर वापस आए, तो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ मुबैना कोई बयान दिया था 164 का, लेकिन जो बयान उन्होंने अदालत में दिया वो उससे बहरहाल डिफरेंट था। और ये बात आज अपील की सतह पर खुद अदालत में भी मान ली गई है, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी इस बात को एडमिट किया कि जो 164 का बयान था वो डिफरेंट था और जो अदालत में बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया वो डिफरेंट था। एक चीज़। दूसरा, जो उनका यूं लापता होना था उसके ऊपर भी आमिर फारूक साहब ने भी और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी, दोनों हजरात ने इसके ऊपर भी बड़े सीरियस कंसर्न्स शो किए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स यूं ही गायब हो जाए और किसी को पता ना हो, उसके घर वालों को पता ना हो। तो ये सारा जो मामला है इस तरीके से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आता। इधर उनके जो अहले खाना है वो तो आके दरख्वास्त दायर कर रहे थे उनकी बाजियाबी के लिए, और इधर जो है हमें ये कहानी सुनाई जा रही है कि जी वो तो अपनी मर्जी से गए हुए थे, तो ये इतनी आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी उनके बड़े सीरियस रिजर्वेशंस थे। बहरहाल जी साइफर केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि सनम जावेद और आली हमजा का क्या हुआ। कल के रोज़ आपको मालूम है कि उनको मज़ीद केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे शहरों की जो पुलिस थी वो वहाँ पहुँच चुकी थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन्हें पेश किया गया और इंतहाई का कोई शर्मनाक वाक़या ये भी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का कि 10 महीने बाद आप 2 ख़वातीन को किसी जगह पर दहशतगर्दी में नामज़द कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि उस 10 महीने के अंदर आपको उस बारे में कुछ नहीं पता था, और फिर जब आपको पता चला है तो आप हालांकि ये जानते हैं कि यही 2 ख़वातीन लाहौर में भी उन्हीं डेट्स के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात में नामज़द हैं। तो ये एक जगह पर तो चलिए हो सकती हैं, लेकिन ये दूसरे शहर में भी उसी वक्त कैसे मौजूद हो सकती हैं। तो कानूनी तो सवाल इसमें बाद में उठते हैं। सबसे पहले तो इसमें कॉमन सेंस के सवाल उठते हैं। ये तो जो जज साहब हैं जिन्होंने ये रिमांड दिया है, फ़िज़िकल रिमांड दिया है इनका 14 दिन का, मेरे ख्याल से तो पहले इनकी जहनी हालत चेक होनी चाहिए कि एक आपकी दिमाग की अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ अपनी जगह पर मौजूद हो तो आप ये देख सकते हैं कि एक बंदा अगर एक वक्त में लाहौर में
9 मई को मौजूद था, तो वो 9 मई को वहाँ पे 5 जगहों पर तकरीब कारी कर रहा था, तो उसी वक्त वो सरगोदा या मियांवाली में उसी टाइम पे कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से फैसले लिए जा रहे हैं, वहाँ पर अब हम जजों को भी क्या कहें जो हमने सूरत हाल देखी है। और ये भी वैसे खबर है कि ये वही जज साहब हैं जिनको लाहौर से ट्रांसफ़र करके यहाँ भेजा गया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मैं अभी आपको इनका नाम भी चेक करके अगले व्लॉग में बता दूंगी, लेकिन ये खबर मैंने कहीं गुजरी है मेरी नज़र से, और किसी कोर्ट रिपोर्टर की ही ये खबर थी कि ये वही जज साहब हैं जिनको अभी हाल ही में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये वहाँ पर भी उन्हीं ख़वातीन के लिए वही फ़ैसला दे के आए हैं, और यहाँ आकर फिर वही उन्हीं ख़वातीन के लिए वही फ़ैसला दे रहे हैं। तो ये वाला अब सूरत हाल है। अब ये शर्म है, शर्मनाक मकाम है, अफसोस है, या जो भी आप कह लें, लेकिन अब ये आपके पूरे सिस्टम की एक मौकरी है, मजाक भी बन चुका हुआ है। तो इसलिए अब ये इसके ऊपर अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इसके ऊपर अफसोस करूं या मैं इसके ऊपर शर्म का इजहार करूं, क्या करूं। बहरहाल जी ये कैफियत थी। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करने जा रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज सहाफ़ियों वाला जो मामला था कि जी सहाफ़ियों को जो थ्रेट्स हुए थे, उनके साथ जो वाक़यात पेश आए थे, उसके ऊपर आज हेयरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के अंदर आज सहाफ़ियों को बड़ा उन्होंने लताड़ा है जनाब, बड़ा गुस्सा किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो सहाफ़ी हैं इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है, बल्कि वो तो फट पड़े ना। मतलब उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, इतना झूठ आप लोग फैलाते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने रेफ़र किया उस खबर के हवाले से कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से दी गई थी कि जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में उनकी एहलिया सरीना ईसा साहिबा भी मौजूद थी। और ये मुतअद्दिद कोर्ट रिपोर्टर्स ने खबर कोट की हुई थी, और उन्होंने ये खबर जो थी दी हुई थी। इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ साहब आज बहुत ज़्यादा नाला थे, बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि अब देखें किसी ने इतनी बेतुकी खबर ये बनाई है और चलाई है आप लोगों ने, किसी ने ना तस्दीक की इसकी, अब हम क्या रोज़ आके वजाहतें देते फिरें। और फिर साथ में उन्होंने ये भी गुस्सा किया कि जनाब फिर अगर हम इनको बुला लें, नोटिस कर दें, तो फिर इसके ऊपर ये रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी हमारी आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में आ गई, ये हो गया वो गया, खुद क्या कर रहे हैं किसी को कोई पता ही नहीं है, थंबनेल कुछ लगाते हैं, स्टोरी अंदर कुछ देते हैं, अजीब व गरीब सूरत हाल है। कोई यानी यहाँ पर ऐसा मामला ही नहीं है कि किसी को कोई पूछा जा रहा हो कि भाई कौन क्या बोल रहा है। और इतने वो गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि अब तो हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अब ये वैसे मेरी समझ में बात नहीं आई कि ये उन्होंने मजाक किया था या ये उन्होंने उनको टॉन्ट करने के लिए बात की कि जी अब हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अव्वल तो मुझे इस सारे मामले में इस बात पे हैरत हुई कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो ये कहा करते थे कि वो मीडिया देखते ही नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी बारीकी से पता था कि जनाब ये ख़बर रिपोर्ट हुई है, और कौन से यूट्यूबर्स ने थंबनेल कौन से लगाए हुए थे, और जनाब किस अंदाज से इसको अंदर बात को बताया गया था। तो पहले तो मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि आप तो फरमाया करते थे कि आप मीडिया ही नहीं देखते, तो अब तो हमें पता चला कि आप मीडिया ना सिर्फ देखते हैं बल्कि सोशल मीडिया भी देखते हैं और बड़ा क्लोजली देखते हैं, और यूट्यूब के वीलॉग्स भी देखते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद फिर ये भी उन्होंने शिकायत की कि भाई जो वीलॉग में मटेरियल होता है वही थंबनेल में होना चाहिए। तो ये पहले भी वैसे किसी जज साहब, मेरे ख्याल में मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी ये शिकायत की थी। तो तमाम यूट्यूबर्स से मेरी इस्तदा है कि भाई जो आप लोग थंबनेल लिखा करें वही अंदर लिखा करें, और इस तरह जो है ना हमारे जज साहब को बड़ी परेशानी होती है। और लेकिन ये बात अभी भी मैं हज़म नहीं कर सकती कि भाई जज साहब कह रहे हैं कि जी हम अब अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अव्वल तो आप अब ज़रा कंपेयर करें ना, अगर मैं ये नोटिस कर रही थी कि आप उमर अता बंदियाल साहब को अगर देखें तो ये वो जज साहब थे जिन्होंने अपोजिशन हो या हुकूमत हो या सहाफ़ी बरादरी हो या डाउट सहाफ़ी हो या मुखालिफ सहाफ़ी हो या कोई भी, मतलब हर तबका फ़िक्र से हर वक्त उन पे तनकीद हुई है। ठीक है, पीटीआई को उन पे गुस्सा था कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन करवाने के फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं कराया। बहुत सारी और जगहों पे उन्हें स्टैंड ज़्यादा दबंग अंदाज में लेना चाहिए था। उधर पीएमएलएन वाले और ये सारे जो टाउट थे, वो पूरे इस्टेब्लिशमेंट के जो साथी और जो सब वो सारे जो थे रजीम चेंज वाले, वो सारे इस पर थे कि जनाब अता बंदियाल साहब जो हैं वो बात नहीं मान रहे और वो क्यों अटक रहे हैं और उस तरह से फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे, तो उन्हें अपने गुस्से थे। और फिर सहाफ़ियों के अपने। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने किसी सहाफ़ी से कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, कभी किसी को लताड़ा नहीं, कभी किसी के साथ बैड वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं किया। हर एक के साथ वो शख्स हमेशा मुस्कुरा के मिलता रहा। तो मैं आज उमर अता बंदियाल साहब के
फैसलों के हवाले से तो मैं बात नहीं कर रही, शायद मुझे भी उनके कुछ फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस बंदे के ज़र्फ़ की मैं अलबत्ता बड़ी कायल हुई हूँ कि आप इस सबसे बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं और आपके पास पावर्स हैं, लेकिन आप उसको अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये आपका ज़र्फ़ कितना बड़ा था। तो उमर अता बंदयाल साहब की आज इज़्ज़त जो है मेरी नज़र में, मेरे दिल में तो इस लिहाज से बड़ी है कम अज़ कम कि वो शख्स इतना ज़र्फ़ रखता था कि इतनी तनकीद उसने बर्दाश्त की हर बंदे की, और उसके बावजूद उसने कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जैसे ये साहब दे रहे हैं। तो अब ये तो देखते हैं, चलिए अच्छा है, अगर उनका यूट्यूब चैनल बन गया तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर तो ख़बरें हमें देने की ज़रूरत ही नहीं, हम वहीं से ख़बरें ले लिया करेंगे। बड़ा दिलचस्प है ये वैसे मामला कि दुनिया हमारी जो है वो कहाँ से कहाँ आगे चली गई। आज इमरान रियाज भाई ने बड़ी अच्छी इस पर कमेंट किया हुआ था कि जो हमारी हुकूमत है वो टिकटॉक पे चल रही है और जो अदालत है वो क्या यूट्यूब कोर्ट बन जाएगी। अब तो ये अजीब ही मामला है। बहरहाल अब आपको बता दूं जनाब, सेनेट में इलेक्शन जो हैं वो केपी में मुलतवी हो गए हैं। ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दी थी और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी जो उन्हें नहीं मिली वो उन्होंने अपोजिशन में बांटी। पीटीआई ने इसमें यहाँ पर होशियारी करते हुए ये किया कि जी हम इजलास नहीं बुलाते और हलफ ही नहीं लेंगे। जब हलफ ही नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है जो उनके एक्स्ट्रा बंदे हैं वो हलफ नहीं उठा सकेंगे, तो वो वोट भी नहीं कास्ट कर सकेंगे। लेकिन उनकी हर चालबाजी के ऊपर इलेक्शन कमीशन की एक नई चाल तैयार होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज ये हरकत की कि बाकी जगहों पे तो इलेक्शन हो गया, लेकिन केपी के इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए ताहुक्म सानी। उन्होंने कहा कि जी आपने ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा ही नहीं है, जिन लोगों ने वोट डालने थे वो पूरी तादाद में पहुंचे ही नहीं हुए, तो लिहाजा हम यहाँ पे सेनेट इलेक्शन मुलतवी करें। लेकिन ये एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने ही एक और फैसले का दोबारा से आप कह लें कि यू टर्न दिखाया है या यूँ कह लें उसकी नफ़ी की है। उसकी वजह यह है कि सदारती इंतखाब में, स्पीकर के इंतखाब में, वज़ीर आज़म के इंतखाब में, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में, हर जगह पर पीटीआई हर जगह पर यह कह रही थी कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि असम्बली का ईवान पूरा ना हो जाए। और उस वक्त उनका यही मुद्दा था कि जो नशिस्तों का मामला था वो अभी उस वक्त हल नहीं हुआ था, उस पर फैसला नहीं आया हुआ था, वो सब जुडिस था, मामला अदालत में था। तो उनका ये कहना था कि वो मामला ज़ेरे समात है, हमें हमारी नशिस्तें मिल जाएंगी, हम नशिस्तों पर फैसला हो जाए फिर ये इंतखाब होना चाहिए, क्योंकि अभी इस तरह से जो कोरम है वो पूरा नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है। लेकिन ये सारे इंतखाब हुए बगैर मखसूस नशिस्तों के, पीटीआई की बगैर मखसूस नशिस्तों के ये तमाम इंतखाबात करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन सदर का भी करा दिया। लेकिन आज क्या हुआ, आज जब केपी का मामला था तो वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करा दिया, क्योंकि पूरी बदनीयती है कि जो पीटीआई की छीनी हुई नशिस्तें हैं वो अपोजिशन की जमातों को मिल जाएं और फिर उसके बाद अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएं और फिर इस तरह वो एक्स्ट्रा अपने सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब करा सकें। और ज़्यादा तकलीफ उन्हें केपी से दो वजूहात की बिना पर थी। एक तो ज़ाहिर है वहाँ उनकी अक्सरियत है तो वहाँ ज़्यादा उनके सेनेटर मुंतखब हो जाने हैं, और दूसरा एक वजह यह भी है कि मुराद सईद साहब ने भी वहाँ से मुंतखब होना है। तो अब इस तरह से इन्होंने इल्तवा में डालकर उनकी भी जो इंतखाब था, जो उनकी भी एक सीट पक्की है सेनेट की, उसको भी इन्होंने थोड़ा सा फ़िलहाल डिले कर दिया है। तो अगर अब पीटीआई को सेनेटर बनवाना है मुराद सईद साहब को फौरी, तो उसके ऊपर फिर उन्हें उनसे हलफ लेना पड़ेगा, अपनी नशिस्तों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने आज काफ़ी खौफनाक और बड़ी, जिसको कहते हैं आगे बढ़कर बात की है, तबले जंग बजा दिया है, और उन्होंने बड़ा गुस्सा किया इस बात के ऊपर कि केपी के साथ जो ज़्यादती की गई है, सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराकर पहले तो हमारी नशिस्तें छीनी गई, अब ये इन्होंने हरकत की है। तो उन्होंने आज वाज़े तौर पर कहा है कि जी हम हर हद तक जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इस तरह हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते रहे और हम हर चीज़ बर्दाश्त करते रहें, तो ये नहीं होगा। अपनी गलत फहमी दिल से निकाल दें। हम हर हद तक जाएंगे और अपनी नशिस्तों का दिफा करेंगे, और ये जो आपकी चालबाजियाँ हैं इनको हम बिल्कुल काउंटर करेंगे, हर तौर हम मज़ामत करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब आज खासे मुझे एग्रेसिव नज़र आए और उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा बुरा मनाया है। उन्होंने कहा ये हमारा हक था कि हम नशिस्तें जीते थे, तो हमारी ख़वातीन को ही इसकी जो नशिस्तें थी वो मिलनी चाहिए थी, ख़वातीन वाली। ये दूसरों में बांट कर सरासर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये तो अभी तक की जी अहम खबरें, कुछ मज़ीद अहम खबरें भी हैं जो आपके साथ अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।